जय हिंद। तो आज के इस इम्पोर्टेंट वीडियो में आप लोग देखेंगे कि मैंने जो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट की है उसमें से मैंने 5 क्वेश्चंस आप लोगों को अतलगुतरी के करा दिए हैं। आज से आपका जो छठा क्वेश्चन है वो आपकी स्क्रीन पे क्या है कि महमूद गजनबी जो है वो किसे महमूद गजनबी के बारे में आपको बताना है मेरे दोस्त। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं क्या कि महमूद गजनबी जो है एक आक्रमणकारी था। क्या था? एक आक्रमणकारी था जिसने 17 बार यहाँ पे आक्रमण किया था। ठीक है, उसने भारत पर कितने बार किया? 17 बार, 1-2 बार नहीं, 17 बार आक्रमण किया था उसने। ठीक है, किसने? महमूद गजनबी ने। ठीक है, और महमूद गजनबी जो है यहीं से शुरुआत मानी जाती है कि महमूद गजनबी जो भारत पर आक्रमण किया था तो मुस्लिम शासक जो है यहीं से, हालांकि मोहम्मद बिन कासिम जो है, ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम जो है उन्होंने 712 ईस्वी में सबसे पहली बार भारत पर आक्रमण किया था। तभी से भारत में मुस्लिम शासक की शुरुआत मानी जाती है कि मतलब प्रथम जो है प्रथम मुस्लिम जो आक्रमणकारी था जिसने आक्रमण किया था तो ये था मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। ठीक है, और उसके बाद मोहम्मद गजनबी ने जो कि अफ़गानिस्तान का तो मोहम्मद गजनबी और गौरी ये लोग जो हैं इन्होंने आक्रमण किया। तो 17 बार आक्रमण किया था किसने? महमूद गजनबी ने। मोहम्मद गजनबी को या महमूद गजनबी बात एक ही है। ठीक है, 17 बार आक्रमण किया था। उसके आक्रमण का प्रमुख उद्देश्य क्या था कि भारत की धन संपत्ति को लूटना था। इसका ये उद्देश्य नहीं था कि हम जा करके भारत पर राज्य करेंगे, वहाँ का साम्राज्य विस्तार करेंगे, फिर उस पर जो है मैं वहाँ का सारी चीज़ें हड़प लूँगा। ऐसा इसका कोई उद्देश्य नहीं था। इसका उद्देश्य था कि वहाँ से जा करके भारत पर मैं आक्रमण करूँगा और भारत की जितनी भी सामान रखे जितना भी कुछ रहा है वहाँ का सब उठा करके अफ़गानिस्तान में ले आऊँगा। ठीक है, अपने देश वापस ले आऊँगा। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया। अब सबसे इसका जो आक्रमण एक मेन आक्रमण है कि उसके आक्रमणों में सबसे जो आक्रमण प्रसिद्ध था 1025 ईस्वी में। कब मेरे दोस्त? 1025 यानी कि 1025 ईस्वी में सोमनाथ पर आक्रमण बहुत महत्वपूर्ण था। 1025 ईस्वी में उसने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था। इस आक्रमण में हिंदुओं की जो है पराजय हुई तथा मंदिर से अपार संपत्ति यानी कि बहुत सारी संपत्ति हाथ लगी। किसको? महमूद गजनबी को। कहा जाता है कि 200 ऊँट, कितने ऊँट? 200 ऊँट और जो है चांदी के वजन से कराहते हुए गजनबी पहुँचे थे। कहाँ? अपने देश। यानी कि कहा जाता है कि 200 ऊँट ले गया। वो क्या क्या ले गया यहाँ से? तो 200 ऊँट ले गया मेरे दोस्त, 200 ऊँट ले गया यहाँ से और चांदी के वजन से कराहते हुए गजनबी पहुँचा था। यानी कि इतना माल उठा कर लेके गया था कि कराह रहा था। ठीक है, तो इतना कुछ यहाँ से, क्योंकि भारत अपना सोने की चिड़िया था तो यहाँ पर सोने चांदी की कमी तो थी नहीं। तो 200 ऊँट ले गया सोने चांदी के वजन से कराहते हुए यहाँ से पहुँचा था। ठीक है मेरे दोस्त, इतना कुछ आपको महमूद गजनबी के बारे में क्लियर हो चुका होगा। आप चलते हैं, अगला जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे, गोविंद चंद्र गाहड़वाल का है या गहड़वाल, बात एक ही है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको देखना है कि गोविंद चंद्र गाहड़वाल कौन है। तो चंद्रदेव के बाद कौन से देव? चंद्रदेव के बाद गोविंद चंद्र। देखिए, चंद्र से आपको याद रखना है, गोविंद चंद्र का मतलब चंद्रदेव। इससे पहले देखो मैं यहाँ पे अगर आपको समझाऊँ तो ये गोविंद नाम इनका क्या है? गोविंद चंद्र। ठीक है, तो इनके लास्ट में क्या आता है? चंद्र। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश जो है कर रहा हूँ कि ये लास्ट में क्या है मेरे दोस्त? चंद्र। ठीक है, तो चंद्र यानी कि अंतिम शासक कौन होगा? चंद्र होगा। तो चंद्रदेव यानी कि चंद्र से क्या याद रखना है? चंद्रदेव। तो चंद्रदेव के बाद कौन आया? गोविंद चंद्र। ठीक है, ऐसे याद रखना है। तो चंद्रदेव के बाद गोविंद चंद्र गाहड़वाल वंश का राजा हुआ। कौन? चंद्रदेव जो थे उसके बाद गोविंद चंद्र गाहड़वाल वंश का राजा हुआ। वह बड़ा प्रतापी शासक था। युवराज के रूप में ही उसने तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया था। यानी कि युवराज के रूप में उसने तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया। पूर्व में उसने पालों की कमजोरी का लाभ उठाकर मगध के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया। ठीक है, पटना और मुंगेर अब उसके राज्य के अंग बन गए थे। कौन कौन से? पटना और मुंगेर जो है उसके राज्य के अंग बन गए। उसकी विजय पताका दक्षिणी मालवा तक, यानी कि मालवा जो है दक्षिणी मालवा तक कहराई। वह स्वयं दानी विद्वान था और विद्वानों का आदर करने वाला था। कौन? गोविंद चंद्र गाहड़वाल। तो फ्रेंड्स, आपको गोविंद चंद्र गाहड़वाल में केवल इतना याद रखना है कि गोविंद चंद्र से आपको चंद्रदेव यानी कि चंद्रदेव के बाद गोविंद चंद्र जो है इस वंश का राजा बना। बहुत प्रतापी शासक था। कौन? गोविंद चंद्र गाहड़वाल। और फिर युवराजों के रूप में उसने तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया था। यानी कि वो जब युवराज था तभी उसने तुर्कों के आक्रमण को विफल कर दिया। तुर्कों ने आक्रमण किया उसको हरा दिया था। ठीक है,
और पूर्व में उसने क्या किया, पालों की कमजोरी का लाभ उठाकर, जो पाल लोग थे उनकी कमजोरी का, जो मैंने बताया था गोपाल, ठीक है, वैसे पाल लोग जो थे तो पालों की कमजोरी का लाभ उठाकर मगध के पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था। जो मगध था आपका, ठीक है, बिहार का एरिया, उसके जो पश्चिमी भाग पर अधिकार कर लिया था किसने, गोविंद चंद्र गाहड़वाल ने। पटना और मुंगेर जो है उसके राज्य के अंग बन गए और उसकी विजय पताका जो थे, यानी कि उसका जो झंडा था, यानी कि उसका जो साम्राज्य था वो विस्तार होने लगा और मालवा तक फहराई उसने अपनी विजय पताका को, यानी कि उसका मालवा तक साम्राज्य फैल गया और वो स्वयं दानी विद्वान था और विद्वानों का आदर करने वाला था। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ललितादित्य मुक्तापीड के बारे में बात कर लेते हैं। तो ललितादित्य मुक्तापीड में कश्मीर के करकोट, ठीक है, करकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक ललितादित्य मुक्तापीड था। अब ये ललितादित्य मुक्तापीड ये कश्मीर का था। कहाँ था मेरे दोस्त, कश्मीर के करकोट वंश था। का से कश्मीर, का से करकोट, का से कश्मीर, का से करकोट, ऐसे याद रखना है आपको कि का से कश्मीर और का से करकोट वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था, ललितादित्य। यहाँ पे देख लेते हैं मुक्तापीड, वह बड़ा प्रतापी, ये सब में लिखना है आपको, जो भी शासक आ जाए वो बड़ा प्रतापी और विजयी राजा हुआ, ठीक है, प्रतापी शासक था। उसके पास बहुत सारे जो है मतलब उसका शौर्य बहुत ही अधिक था। इससे सब चीज़ें अपने आप लिख सकते हैं बना करके। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन, यानी कि जो उसकी सैनिक उपलब्धियां थी उसका वर्णन राजतरंगिणी जो कल्हड़ ने लिखी थी उसमें मिलता है। उसने पंजाब और कन्नौज पर आक्रमण किया। कहाँ कहाँ किया, पंजाब पर किया और कन्नौज पर आक्रमण किया तथा कन्नौज नरेश, जो कन्नौज के राजा थे यशोवर्मा, उसके पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया, ठीक है। वह मात्र विजेता ही नहीं वरन कला और साहित्य का संरक्षक भी था। वह बौद्ध और हिंदू धर्म में आस्था रखता था। किस धर्म में, बौद्ध और हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला ललितादित्य मुक्तापीड। अब बात करते हैं, अगर आ जाए आपके साठ में तो कैसे लिखेंगे आप, आपको केवल इतना लिखना है कि ललितादित्य जो था वो कश्मीर का करकोट वंश था। का से कश्मीर, का से करकोट वंश का प्रतापी शासक था और बहुत प्रतापी राजा था वह, ठीक है। उसकी सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस में मिलता है, राजतरंगिणी में मिलता है। उसने पंजाब पर आक्रमण किया और कन्नौज पर आक्रमण किया। कन्नौज के नरेश जो है यशोवर्मा के पश्चिमी भाग पर कब्जा कर लिया था। वह विजेता ही नहीं बल्कि कला और साहित्य का प्रेमी था, संरक्षक भी था और वह जो है हिंदू और बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाला था। इतना आपको याद रखना है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चाहमानों का मूल स्थान कहाँ है। तो मेरे दोस्त जो चाहमान थे उनका मूल स्थान कहाँ था उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। तो साहित्यिक और अभिलेखिक साक्ष्यों के अनुसार, यानी कि जो साहित्यिक साक्ष्य मिले हैं और अभिलेखिक साक्ष्य यानी कि अभिलेखों में जो हमको पता चलता है, साहित्य से जो पता चलता है, जानकारी मिलती है, उसके अनुसार चाहमान जो थे सपाद लक्ष्य के शासक थे। कहाँ के थे, सपाद लक्ष्य के शासक थे। किस लक्ष्य के, तो सपाद लक्ष्य के शासक थे कौन, चाहमान, ठीक है, जिसे चौहान भी कहते हैं। पृथ्वीराज विजय में उनके प्रथम शासक वासुदेव की राजधानी अनंत देश में बताई गई है, जो सांभर के निकट थी। किसके निकट, सांभर के निकट थी। पुष्कर क्षेत्र उनकी उत्पत्ति का स्थल बताया गया है। जो पुष्कर क्षेत्र है उनकी उत्पत्ति का स्थल बताया गया है। सभी तथ्यों के आधार पर कहा जा सकता है कि चाहमान जो थे मूलतः शाकंभरी या फिर सांभर क्षेत्र में उदित हुए। कौन से, अब देखो चाहमान का स्थान कहाँ है, तो शाकंभरी कह सकते हैं या फिर सांभर क्षेत्र में उदित हुए थे, ठीक है। उसके बाद है कि अहिछत्रपुर उनकी पहली राजधानी बनी। कौन सी, अहिछत्रपुर उनकी सबसे पहली राजधानी बनी। वहाँ से वो पुष्कर और अजमेर की ओर बढ़े। किसकी ओर बढ़े, पुष्कर और अजमेर की ओर बढ़े। अब देखिए मैं इसको आपको जो है डिटेल से जो है मैंने बता दिया है, और अगर आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो जो आपको इसका PDF जो है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप पर आप जुड़ जाइएगा, वहाँ पर दोनों पे इसका PDF मैं डाल दूँगा, जिससे कि अगर आप लोग जो है पढ़ने के बाद वहाँ से रिविज़न इसको डाउनलोड करके कर सकते हैं, ठीक है। इससे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। फिर चलते हैं मेरे दोस्त, अब देखते हैं क्या कि कन्नौज के आयुध वंश पर संक्षिप्त प्रकाश डालना है। जो कन्नौज है उसका आयुध वंश, उसके बारे में यहाँ पे आपको देखना है। तो यशोवर्मन के पश्चात कन्नौज में आयुध नामंत शासकों का उल्लेख मिलता है। यशोवर्मन जो थे मेरे दोस्त उनके बाद कन्नौज में आयुध नामंत शासकों का उल्लेख मिलता है। इनमें वज्रायुध और चक्रायुध, यानी कि एक वज्रायुध है और एक चक्रायुध प्रमुख थे। कौन, आयुध शासकों में। देखो यहाँ पे मैं अगर आपको थोड़ा सा रिलेट करके बताऊँ तो वज्रायुध, ठीक है। अब आप कौन से शासक देख रहे हैं, आयुध। तो आयुध देखो सब में आ रहा है कि नहीं आ रहा, वज्र प्लस आयुध, वज्रायुध
है ना। वज्रायुध यानी कि आयुध, वज्रायुध आयुध, सब में आयुध आ रहा है। चक्रायुध यानी कि चक्र प्लस आयुध, चक्रायुध, है ना। तो आयुध वंश के हैं, तो वज्र और चक्र आपको याद रखना है। दो कौन कौन से, वज्र और चक्र। वज्र से वज्रायुध, चक्र से चक्रायुध, ये दोनों इसमें प्रमुख राजा थे, ठीक है। वज्रायुध की राजधानी कन्नौज थी। आयुध वंश जो है, और आयुध वंश के कौन से, वज्रायुध और चक्रायुध। तो वज्रायुध की राजधानी कौन सी थी, कन्नौज थी। कश्मीर नरेश जयापीड़ का समकालीन कौन सा था, वज्रायुध था। जयापीड़ का समकालीन यानी कि उनके समकालीन, यानी कि कहने का मतलब है उसके आसपास का, उस समय का कौन था, चक्रायुध थे, ठीक है। वज्रायुध थे। इसके पश्चात इंद्रायुध, जो देखिए सब में युद्ध आएगा, आयुध आयुध करके, इंद्रायुध, चक्रायुध, वज्रायुध। इंद्रायुध कन्नौज की गद्दी पर बैठा। उक्त दोनों शासक, जैसे कि आयुध वंश के शासक कौन कौन से हो गए, वज्रायुध हो गए, ठीक है, चक्रायुध हो गए, यहाँ पे देख सकते हो आप, वज्रायुध हो गए, चक्रायुध हो गए, और आपका इंद्रायुध हो गए। तो ये कन्नौज की गद्दी पर बैठे थे। उक्त दोनों शासक एक ही वंश के थे, किंतु उनके मध्य संबंधों का कोई निश्चित आधार नहीं है। इंद्रायुध का जो शासनकाल है कब से कब तक रहा, 783 से 784, यानी कि 1 साल तक रहा, 783 से 784 ईस्वी तक, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका जो अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे क्या कह रहा है कि वत्स राज के बारे में आपको यहाँ पे डिटेल बतानी है। तो वत्स राज जो थे 793 ईस्वी, कौन से ईस्वी, 793 ईस्वी जरूर आपको याद रखना है मेरे दोस्त, तभी आपको जो है मेरे साथ साथ आपको बोलना है 2-3 बार जहाँ भी आप पढ़ रहे हों, ठीक है। एकांत में पढ़िएगा, यानी कि आप जो है कॉपी पेन ले करके और आराम से बैठिएगा। ये नहीं कि मेरी क्लास को आप जो है लेटे लेटे आप देख रहे हैं बढ़िया लगा करके ईयरफोन, और फिर उसके बाद पढ़ करके फिर भूल जा रहे हैं, तो इससे कोई मतलब ही नहीं, ना मेरा पढ़ाने का मतलब है, ना आपका पढ़ने का मतलब है, ठीक है। तो वत्सराज 793 ईस्वी में अवंती का शासक हुआ। किसका शासक हुआ, अवंती का शासक हुआ। उसे गुर्जर प्रतिहार वंश की नींव डालने वाला कहा जाता है। कौन से वंश का, गुर्जर प्रतिहार वंश का, ठीक है। एक प्रतिहार वंश होता है, गुर्जर प्रतिहार वंश का नींव, यानी कि उसी से स्टार्ट होता है, कौन सा, वत्सराज से ही गुर्जर प्रतिहार वंश। उस समय उभरती हुई सत्ताओं से उसने संघर्ष किया। जो उस समय की सत्ताएं उभर रही थीं, उस समय की जो सत्ताएं सामने आ रही थीं, उसने संघर्ष किया, और सफलताओं का क्रम अनवरत बना रहा। उसने गौड़ विजय की राष्ट्रकूटों के आक्रमण के समय राजा ध्रुव से पराजित होने के उपरांत राजपूताने में शरण ली। ध्रुव ने वत्सराज के यश के साथ ही उन 2 राजछत्रों को छीन लिया जिन्हें उसने जो है गौड़ राज से छीना था। ये आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं आज जो है आपके 6 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पे, और बाकी के जो अगले क्वेश्चन होंगे वो मैं नेक्स्ट डे में अपलोड करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।